प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि किसी भी फलन का एक बिंदु पर अवकलनीयता क्या होता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि किसी फंक्शन का किसी बिंदु पर अवकलनीयता क्या होता है। उसके बाद ये भी समझेंगे कि उस फंक्शन का किसी इंटरवल में अवकलनीयता क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक प्रकार से परिभाषा लिखा हुआ है कि अवकलनीयता क्या होता है। मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ। लिखा है, एक फलन f(x) अपने प्रांत के एक बिंदु c पर अवकलनीय है यदि फलन f(x) का राइट हैंड डेरिवेटिव इस क्वांटिटी के इक्वल हो और इसी फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फलन के यानी इस क्वांटिटी के इक्वल हो और ये दोनों क्या हों, परिमित और समान हों। इस बात का मतलब क्या है? डेफिनेशन में हमें ये दिया गया है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, आप कैसे इसको प्रदर्शित करते हो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD किस पॉइंट पर मान लेते हैं x इक्वल टू c पर। वो क्या होती है क्वांटिटी? वो होती है लिमिट h टेंड टू 0 fc माइनस h माइनस fc होल डिवाइडेड बाई माइनस में h। इस क्वांटिटी को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको आप RHD से प्रदर्शित करोगे और वो x बराबर c पर लिमिट h टेंड टू 0 fc प्लस h माइनस fc बटे में h। ये आपकी क्वांटिटी राइट हैंड डेरिवेटिव होती है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि एक प्रकार से जो फंक्शन होती हैं उन फंक्शन का किसी निर्दिष्ट बिंदु पर अवकलनीयता क्या होता है। तो वहाँ पर हमने एक प्रकार से जीवा जो थी उस जीवा पर लिमिट लगाया था, तो वो फलन के टेंजेंट को प्रदर्शित करता था, यानी उसकी प्रवणता को प्रदर्शित करता था। आज उसी के बारे में और कुछ विस्तार से किसी निर्दिष्ट बिंदु पर समझेंगे कि किसी भी फलन का एक निर्दिष्ट बिंदु पर अवकलनीयता क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ये भी मतलब है कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो फलन क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है और ये आया कहाँ से, इस सबको मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ और इस फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे कि वास्तव में ये फार्मूला आते कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इसका डेफिनेशन समझाता हूँ। आपको मैंने एक बार जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझाया था, यानी कि अवकलनीयता का ज्यामितीय व्याख्या। तो उसमें वहाँ पर एक प्रकार की जीवा थी। उस जीवा पर जब हमने लिमिट लगाया था तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता था। और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है? वो होता है डेरिवेटिव के, यानी कि अवकलन के। तो अब उसी के बेसिक पर मैं इन सब की मीनिंग समझाता हूँ, आप उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने माना कि एक प्रकार का फलन f(x) है जो खुले अंतराल a, b में एक फलन है। सबसे पहले हमने इसका एक ग्राफ समझते हैं। इस ग्राफ में हमने माना कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, इस प्रकार से, क्योंकि फंक्शन तो फंक्शन होता है जिसका किसी भी प्रकार से ग्राफ बन जाता है। इस फलन में जो x अक्ष है वो समय को प्रदर्शित करता है और जो y अक्ष है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। और इस फलन के या इस कर्व के यानी वक्र के P बिंदु से हमने एक प्रकार से लंब डाला। ठीक है, और हमने माना कि यह एक बिंदु M है। ठीक है, और ये जो P बिंदु है, ये P बिंदु माना कि C समय पर है, यानी कि अगर ये C समय पर x अक्ष पर स्थित है तो हम इस P बिंदु के x क्वाड्रेंट को लेंगे C। ठीक है, ये बिल्कुल समझ आता है। अब आपने इंटरप्रिटेशन आप ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था कि दूरी किसका फलन होता है? समय का फलन होता है। इस बात का मतलब है कि यदि x अक्ष पर c समय x अक्ष के लिए
सी समय पर पी का एक्स निर्देशांक सी है तो दूरी का जो कोऑर्डिनेट होगा या इस वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आंसर है ये इसका समय होगा यानी उसका फंक्शन होगा। इसका मतलब अगर यहाँ से m तक की सी समय पर है तो हम कहेंगे कि जो y अक्ष का निर्देशांक होगा वो उसका फंक्शन होगा, क्योंकि दूरी किसका फलन होता है, समय का फलन होता है। इसलिए इस p कोऑर्डिनेट का y जो निर्देशांक होगा वो fc होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कहा कि अब यहाँ p बिंदु से कुछ दूरी पर एक q बिंदु है और ये मान लिया कि ये p कोई पार्टिकल चल करके q पर आ जाता है, तो इस स्थिति में एक जीवा बनकर तैयार हो जाती है, वो है पी क्यू। और यहाँ से भी पी क्यू से हमने एक और प्रकार का लंब डाल दिया इस एक्स अक्ष पर और हमने इसको P और Q को आपस में ज्वाइन कर दिया और हम ये जानना चाहते हैं कि इस P और Q का ढाल कितना है। ठीक है, हम P और Q की टेंजेंट को जानना चाहते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें P से यहाँ पर इस वाले लंब पर एक फिर से लंब डाल दिया और इस प्रकार से इसका नाम डाल दिया P और ये एक प्रकार से PQT समकोण त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। तो अब हमने कहा कि इस PQ का ढाल कितना होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि यहाँ इस त्रिभुज में tan थीटा लगा दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन समझो। सबसे पहले यहाँ पर P से एक पार्टिकल चल करके Q पर आता है, तो जितना हम लोग P से Q बिंदु पर चलते हैं उतना ही इससे पीछे बिंदु पर चलते हैं। मतलब अगर यह P वाला पार्टिकल, सपोज करिए कि P एक कोई कण है, ये चल करके R वाले बिंदु पर आ जाता है, जितना ये Q बिंदु पर C टाइम चल कर C से अधिक टाइम चलता है, यानी C से अधिक टाइम चलने का मतलब मान लिया कि इस वाले M बिंदु से H टाइम बाद, तो हम लिखेंगे यहाँ पर H टाइम बाद, H टाइम बाद कहाँ चल जाता है, Q बिंदु पर। ठीक है, तो अब यह बताओ कि मूल बिंदु से जो कि O है, इस मूल बिंदु से इसको सपोज करिए ये कोई बिंदु N है, तो O से लेकर के N तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो आंसर है कि टोटल यहाँ C है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक H है, तो हम इस वाले पॉइंट को लिखेंगे C प्लस H। बिल्कुल आसान है। अब यह अगर C प्लस H है, यानी कि ये जो पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरी दूरी C प्लस H है, तो इस बात का मतलब है कि x अक्ष पर N का जो दूरी है वो इस Q बिंदु के x कोऑर्डिनेट के लिए C प्लस H होगा। अब फिर से दूरी किसका फंक्शन होता है, समय का फंक्शन, इसलिए इस y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो आंसर है उसका समय फंक्शन होगा, यानी दूरी समय का फलन होता है, इसलिए y निर्देशांक उसका फलन होगा। तो अगर x अक्ष पर C प्लस H है तो y निर्देशांक क्या होगा, एफ सी प्लस एच, इसका फंक्शन होगा। इसी प्रकार से अब हमने माना कि P बिंदु से H टाइम कम R बिंदु पर, यानी ये अगर P बिंदु कोई पार्टिकल है तो माना कि वो H टाइम पीछे R बिंदु पर चला आता है, तो इस प्रकार से एक पी आर जीवा बनकर तैयार हो जाती है। अब इस पी आर जीवा का कोऑर्डिनेट जानने के लिए, यानी इसकी ढाल जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सिंपल, यहाँ से एक प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं जो कि मान लेते हैं एस बिंदु पर कटता है। तो यहाँ भी एक प्रकार से ट्रायंगल तैयार हो गया। अब इस वाले के लिए हमें यहाँ पर जब एच टाइम पीछे आए हैं तो यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो सिंपल है, टोटल C में से H को माइनस कर देंगे तो हमें इस वाले R बिंदु का X निर्देशांक पता चल जाएगा। तो वो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी C माइनस H। तो हमने लिखा X अक्ष का निर्देशांक C माइनस H। अब फिर उसी प्रकार से दूरी किसका फलन होता है, समय का, इसका मतलब इसका जो y निर्देशांक होगा वो उसका फंक्शन होगा, अर्थात ये y निर्देशांक एफ सी माइनस एच होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इसके बाद क्या करना है,
अब हमें बारी बारी से इस पी क्यू जीवा की ढाल को निकालना है और फिर दोबारा पी आर जीवा का मान ज्ञात करना है। तो अब पी क्यू जीवा की ढाल ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि पी टी क्यू एक समकोण त्रिभुज में यहाँ से मान लेते हैं थीटा कोण बनता है, तो यहाँ से tan थीटा का अनुपात लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस दूरी को पता कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों बिंदु को हमने लिख लिया है और वो बिंदु एफ एक्स के ग्राफ पर ही स्थित है, जो कि एफ एक्स फंक्शन था, इस प्रकार से बनाया था, इसके ग्राफ पर ही स्थित है। अब क्यू पी टी वाले त्रिभुज में हमने जीवा पी क्यू की ढाल निकाला, तो हमने tan का अनुपात ले लिया, यहाँ से tan क्यू पी टी। तो tan क्यू पी टी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या था, क्यू टी, क्यू से लेके टी, अब बटे में आधार पी टी, तो यहाँ लिख दिया पी टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू टी का मान कितना है, तो सिंपल है, आप जानते हो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, सी प्लस एच। ठीक है, तो टोटल है सी प्लस एच, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये पूरी डिस्टेंस है आपकी सी प्लस एच। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल सी प्लस एच है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये जो पी वाले का एक्स नितांक है वो है सी, तो आप क्या करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी सी। तो यहाँ से जो सी दूरी है इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये आपकी दूरी है सी। ठीक है, सॉरी एफ सी है, एफ सी। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर जो सी प्लस एच है वो उसका फंक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये दूरी कितनी होगी इसको निकालना है, तो हम क्या करें, इस टोटल एफ सी एच सी प्लस एच में से इस दूरी को माइनस कर दें। ठीक है, समझिएगा बात को, यहाँ पर एफ सी होगा, यानी कि जो एन से लेकर के क्यू तक की दूरी है वो है एफ सी प्लस एच, और एन से लेकर के जो टी तक की दूरी, इसके समांतर में एन से लेकर के टी तक का जो दूरी है वो है एफ सी। तो आप क्या करो, टोटल एफ सी प्लस एच में से एफ सी को माइनस कर दोगे तो ये वाली दूरी पता होगी। इसका इंसान कितना आएगा, तो सिंपल है, इस वाले का एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आता है आपको, यह होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू टी का मान कितना, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। ठीक, पी टी का मान कितना है, पी से लेकर टी तक, इसके नीचे जो कि ये इसके समांतर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आंसर है यहाँ से लेकर सी है और यहाँ से लेकर एच है, तो है सी प्लस एच। तो हमने लिख दिया सी प्लस एच। अब जबकि यहाँ पर सी प्लस एच है तो केवल एच ही है। ठीक, ये दूरी टोटल सी प्लस एच की है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी केवल एच है, तो हमने पी टी को लिखा, ये पूरी दूरी पी से लेकर टी तक यही दूरी के बराबर होगा, इसको लिख दिया एच। अब जैसे जैसे मैं इस वाले क्यू पॉइंट को पी की तरफ बढ़ाऊंगा तो मैं क्या कर देना चाहता हूँ, इस बात का मतलब ये है कि मैं क्या कर दूँ, इस एच को जीरो कर दूँ। बात समझिएगा, अगर क्यू वाला बिंदु यहाँ से कम होते होते पी पर चला आता तो इसका मतलब है कि ये एच टेन टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे जैसे ये क्यू बिंदु घटता जाएगा वैसे वैसे एच का मान भी घटता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आर वाला पॉइंट पी की तरफ घटता जाएगा तो एच टेन टू ये क्या हो जाएगा, जीरो। या आप ऐसे समझो कि यदि पी वाला बिंदु क्यू तक पहुंचता है तो वो एच समय के बाद पहुंचता है, और यदि एच को हम कम कर देंगे तो क्यू वाला बिंदु वापस पी पर चलाएगा। इसका मतलब अगर क्यू टेन टू पी कर देते हैं तो एच टेन टू हो जाएगा जीरो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर एच टेन टू जीरो की स्थिति में यानी क्यू टेन टू पी हो जाता है। इसका मतलब इस जीवा क्यू की जो ढाल होगी वो लिमिट क्यू टेन टू पी होने पर लिमिट एच टेन टू जीरो हो जाती है, और ये जीवा पी क्यू की ढाल किसकी इक्वल होगा, तो आंसर है इस वाली क्वांटिटी यानी ये क्वांटिटी के। तो हमने इस पर लिमिट लगा दिया,
लिमिट Q टेंड टू P अर्थात लिमिट H टेंड टू 0 हो जाता है। ये आपकी क्वांटिटी बन जाती है। इस क्वांटिटी को आपने कहीं पढ़ा है, वो क्वांटिटी कहलाती है प्रथम सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो है जब H टेंड टू 0 हो गया तो इस स्थिति में Q टेंड टू P हो रहा है। इसका मतलब Q P बिंदु पर क्या बन जाता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसका मतलब P बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो लिमिट H टेंड टू 0 FC प्लस H माइनस FC बटे में H के इक्वल होगा। और ये क्वांटिटी फर्स्ट प्रिंसिपल की है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या निकाल कर देता है, तो आंसर है ये हमें डेरिवेटिव निकाल कर देता है। ठीक, अब जबकि ये डेरिवेटिव कौन सा पक्ष का है, तो ये डेरिवेटिव है आपके इस बिंदु से दाहिने वाले पक्ष का यानी दाहिने साइड का है। इसलिए ये डेरिवेटिव कहलाएगी RH D यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। और किस बिंदु पर, बिंदु P पर। ठीक है, क्योंकि इस P बिंदु से दाहिने तरफ की जो हमने इसको Q माना था उसके लिए Q टेंड टू P होने पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता इस फर्स्ट प्रिंसिपल वाले सूत्र के इक्वल आता है। और ये हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल कर देगा इस बिंदु पर, बिंदु P पर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर PQR यानी PRS वाले त्रिभुज में भी जीवा जो यहाँ पर PR की ढाल हमें निकालनी है। जैसे यहाँ P और R को ज्वाइन करते हैं तो PR एक प्रकार की जीवा प्राप्त होती है। अब हम जानना चाहते हैं कि PR जीवा का ढाल क्या है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि R वाले पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यानी लंब डाल दिया और एक ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। तो पुनः इसमें हम यहाँ से कौन सा अनुपात ले लें, इसमें tan थीटा लगा देते हैं। तो हमने जीवा PR की ढाल के लिए tan थीटा, थीटा का मतलब इस वाले एंगल का मान होगा PRS। तो PRS एंगल, tan PRS एंगल लगाया। अब यह किसके इक्वल होगा, PS बटा में RS यानी कि इस वाले कोण के सामने की भुजा लंब बटे में आधार होगा RS। और ये RS किसके बराबर है, इस H बिंदु के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी के। अब इस PRS में जो PS है वो PS कितने के बराबर है, तो देखो ध्यान से P से लेकर के H तक की दूरी क्या है। तो आपने कहा कि यहाँ से लेकर के जो पूरा टोटल P की दूरी है वो है FC और दूसरा M से लेकर के H तक की जो दूरी है वो है C माइनस H। ध्यान दीजिएगा, जी सॉरी C माइनस FC माइनस H। तो इसका मतलब हम अगर FC माइनस H में से इस दूरी को, ये दूरी कितनी है ये दूरी हमें निकालनी है, प्राप्त करनी है, सॉरी ये वाली दूरी। तो इस दूरी के लिए, ये वाली दूरी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी FC है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी FC माइनस H है। तो अगर हम टोटल दूरी FC में से FC माइनस H को घटा देंगे तो हमें इस वाले PS की दूरी पता चल जाएगी। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक की दूरी मैं इसमें लिख देता हूँ। ये जो आपकी दूरी है M से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो है FC, जिसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से FC। ठीक है, ये आपकी दूरी रही FC। दूसरा है C से लेकर के R तक का जो डिस्टेंस है वो है FC माइनस H। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ FC माइनस H, ये हो गया। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी होगा FC माइनस H, ये दूरी। ठीक है, ख्याल कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा PS के स्थान पर FC माइनस H प्लस FC। अब जबकि यहाँ पर हमने क्या किया, FC पहले और FC माइनस H को बाद में लिखा है, जो माइनस होगा ही। तो FC माइनस H। तो जीवा PR की जो ढाल है वो है इस क्वांटिटी के इक्वल और RS का मान H होगा। यहाँ पर देखो R से लेकर के H तक ये दूरी है ना, H के बराबर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी H है, तो हमने बटे में लिख दिया H। अब अगर हम
ऊपर से माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब बटे में यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लेकर के उस माइनस को नीचे लिख दिया। तो ये क्वांटिटी आपकी अभी तक फर्स्ट प्रिंसिपल के रूप में प्राप्त हुई है। अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल में हम फिर पुनः क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस वाली दूरी को जो आर बिंदु है, आर बिंदु को यदि मैं कम करते करते पी बिंदु पर ले जाऊं तो इसका मतलब मैं क्या कर दूं, मैं h टेंड टू 0 कर दूं। अर्थात r वाला पॉइंट अगर p पर जाता है तो ये h वाला जो मान है वो h टेंड टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी इस p बिंदु से बाएं साइड में r पॉइंट लिया तो हमने h समय के बाद लिया। अगर ये r पॉइंट p पर चला आता तो ये h टेंड टू क्या आ जाता 0। तो इस स्थिति में जब h टेंड टू 0 है, जब h टेंड टू 0 है तो r टेंड टू क्या हो जाता है p। अर्थात इस जीवा पी आर की ढाल पर जब हम लिमिट r टेंड टू p लगाएंगे तो ये क्वांटिटी लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान में माइनस एच के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो हमने देखा कि जो P बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि जैसे जैसे वहाँ पर Q बिंदु P पर चली आती है तो P बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से तो उस P बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान में माइनस एच के इक्वल होगा, ठीक है। और ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या देता है, डेरिवेटिव। अब जबकि उसमें वो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव था, ठीक, सॉरी राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव था। ये क्वांटिटी थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हमें इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगी किस बिंदु पर, बिंदु P पर। इसी प्रकार से इसको समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखोगे। समीकरण 1 और 2 में जो पहली वाली क्वांटिटी समीकरण 1 में बनाए थे वह क्वांटिटी किसके बराबर था, राइट हैंड डेरिवेटिव के। और ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है। इस बात का मतलब है कि दोनों क्वांटिटी जो कि बिंदु P पर ही स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी क्या है, इक्वल। इसलिए समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव के, क्योंकि दोनों स्थिति में वो बिंदु P पर ही स्पर्श रेखा की प्रवणताएं हैं जो कि इक्वल है। इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपान में माइनस एच होगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव बिंदु P के लिए लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान में h होगा, ठीक है। तो ये हमने अब तक प्रूव कर लिया कि कोई भी फलन किसी निर्दिष्ट बिंदु पर अवकलन यानी संतत कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और वो आपका इस फॉर्मूले के आधार पर ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं एक प्रकार के थ्योरम पर, और वो थ्योरम क्या है यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है। यदि एक फलन f(x) को अंतराल a, b या a, b, जो कि ये क्या है ये एक प्रकार का खुला अंतराल और ये एक प्रकार से बंद अंतराल है, इसमें अवकलनीय कहा जाता है। यदि यह a, b या a, b के जो प्रत्येक अंतराल है इस प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। इस बात का मतलब है कि किसी भी बिंदु a पर अगर यहाँ पर कोई c पॉइंट है तो उस बिंदु पर ये फंक्शन क्या होता है, अवकलनीय होता है। और
उसी तरह से एक बंद अंतराल के अंतर्गत किसी सी बिंदु पर अवकलनीय है तो हम कहते हैं कि वो एक सी बिंदु पर क्या है, संतत है। ठीक, अब ये क्वांटिटी होती है एफ डेक्स ऑफ सी इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान में एक्स माइनस सी। ये क्वांटिटी आपका किसी अंतराल के लिए निर्दिष्ट बिंदु पर संततता के लिए चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये अंतराल के रूप में है। अब इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो एक किसी बिंदु पर संतत के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ए कमा बी क्या है, एक प्रकार से खुला अंतराल है और ये एक प्रकार से बंद अंतराल है। अगर कोई फलन इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस अंतराल के सभी बिंदुओं पर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से एक और थ्योरम है, उस थ्योरम को भी हम प्रूव करेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप समझते हैं एक प्रकार का प्रमेय। इसमें लिखा है यदि कोई फलन एफ एक्स बिंदु सी पर अवकलनीय है तो यह उस बिंदु पर भी सतत है। इस बात का मतलब है कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा एफ डेक्स ऑफ सी वह लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान में एक्स माइनस सी के इक्वल होगा। और संतत फलन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, संतत फलन के लिए कोई भी फलन संतत है तो उसके लिए कंडीशन है कि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स का मान उस फंक्शन के डायरेक्ट एफ सी के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो फलन उस बिंदु पर संतत फलन है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ हमारे पास एफ एक्स बराबर हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पर ध्यान देना हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर एफ एक्स बराबर लिखा है एफ एक्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब इसमें हमने क्या किया, ये दोनों इक्वल है, इसमें हमने दोनों तरफ दोनों साइड एफ सी को घटा दिया। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमने लिखा है यहाँ पर एफ एक्स में से एफ सी को माइनस कर दिया और इधर भी माइनस करेंगे माइनस में एफ सी। और इस तरफ क्या किया हमने, ऊपर नीचे एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई और एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद दोनों पक्षों का लिमिट लेकर के हमने लिखा इस पूरे फलन का लिमिट एफ एक्स यानी लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान में एक्स माइनस सी। इसके लिए भी लिमिट लिया और इस एक्स माइनस सी के लिए अलग से लिमिट लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो राइट हैंड साइड में लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिमिट लेने पर क्या होता है इसको देखते हैं। राइट हैंड साइड में लिमिट लेने पर यहाँ पर जबकि राइट हैंड साइड में लिमिट कहाँ ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में एक्स के स्थान पर हम सी लिख देंगे, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस क्वांटिटी के लिए हम लिमिट नहीं लेंगे बल्कि इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा गया है इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं एफ डेक्स ऑफ सी किसकी इक्वल है, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान में एक्स माइनस सी। तो हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं पूरी तरह से एफ डेक्स सी और इस क्वांटिटी में अगर एक्स का मान सी रख दूंगा तो सी माइनस सी से क्या हो जाएगा 0, तो हम इसको लिख देंगे 0। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये लिमिट वैसे लिखे रहे और यहाँ पर इस 0 में इतने का गुणा करने पर 0 हो जाएगा। अब ये लिमिट चाहे तो आप यहाँ पर अलग अलग लगा दो। ठीक है, ये लिमिट दोनों के लिए अलग अलग लगा दो तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स होगा, तो एक्स का मान जब सी रखोगे तो एफ सी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको रखेंगे नहीं बल्कि ऐसे लिख लेंगे और लिमिट एक्स टेंड टू सी हम एफ सी के लिए लगाएंगे, जबकि अचर है तो इसमें लिमिट का मान नहीं रखा जा सकता बल्कि एफ सी ही इसका मान आएगा। तो इसके लिए लिमिट लगाने पर एफ सी मान प्राप्त होगा और ये माइनस में है तो जब इसको आप राइट हैंड साइड में कर दोगे तो एफ सी हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी संतत फलन के लिए सिद्ध चुकी है। ठीक है, तो
ये प्रमेय यही कह रहा था कि कोई भी फलन एफ एक्स बिंदु सी पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर संतत भी होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो संतत फलन है तो वो अवकलनीय भी हो, बल्कि अवकलनीय फलन है तो सतत भी होगा और कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको संततता के बारे में जो जानकारी दिया हमने वो अच्छी तरह समझ में आ गया कि किसी भी बिंदु पर किसी फंक्शन का सतत क्या होता है या अवकलनीय होता है कि नहीं, या किसी अंतराल के अंतर्गत उसका फलन संतत होता है या अवकलनीय होता है कि नहीं है। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कारम।